से प्रश्न था कि ये प्रस्तावना, संविधान तो सारे प्रश्नों का समाधान पेश करता है जी। तो ये था प्रश्न कि प्रस्तावना संविधान का भाग है इस पे। अच्छा ठीक है, देखिए प्रस्तावना को केवल आप ऐसे समझें कि वो एक ब्लूप्रिंट है। जो भी बातें उसमें लिखी हैं, आप उसके पहले और अंतिम लाइन को अगर समझेंगे ना, तो आपके सारे शंकाओं को एक स्थान मिल जाएगा। पहला क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लास्ट लाइन है, गिव टू आवर सेल्फ। हम भारत के लोग खुद को आत्म अर्पित करते हैं। क्या आत्म अर्पित करते हैं? जो सारी बातें लिखी हैं, वो चाहे न्याय की बात हो, जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, या इक्वालिटी की बात हो, या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो, उन तमाम बातों को उसमें चर्चा की जाती है। और उसका अभिप्राय ये रहता है कि आने वाले समय में हम इसके तरफ काम करेंगे। तो एक ब्लूप्रिंट, एक इमेजिनेटिव, जो आपका एजेंडा है, जैसे लाइफ का एजेंडा आपका होगा, वैसे संविधान का जो एजेंडा है वो शुरुआती पन्ने में ही प्रस्तुत किया गया है कि अगर भारतवर्ष जो बातें इसमें लिखी गई हैं उसका अक्षरशः पालन करेगा तो वह इस गंतव्य स्थान को प्राप्त होगा, समाज, राष्ट्र और सारे विधाएं। जी सर, जैसे भारतीय संविधान हम लोगों को मौलिक अधिकार देते हैं, आर्टिकल 21 का आज जैसे वर्तमान परिस्थिति में कुछ ज़्यादा ही उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर, आर्टिकल 21 कहाँ तक ये गवर्नमेंट से और एज ए जनता कहाँ तक वो सामान्य स्तर पर बने रह सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक जस्टिसिएबल है, जिसको न्याय के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं, और दूसरा है कि सरकार से उम्मीद की जाती है कि इन विषयों पे काम करें ताकि वह आम जन के फायदे के लिए साबित हो। दोनों चीज का अलग अलग है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं? फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे विषयों की बात करता है जिसके आधार पे एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को ह्यूमन महसूस कर सके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरली है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ क्या है? केवल ये नहीं है कि हम इनका गला दबाकर मारना चाहते हैं तो इनको बचने का अधिकार है, सरकार हमको इससे बचाए कि ये बगल वाला कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, हमारा गला तो नहीं दबा देगा। इस तरह की बात केवल नहीं है। स्वच्छ हवा भी आप देखेंगे ना, डेरिवेटिव, उसका पूरा डिबेट पढ़िए उसके साथ में, कि कोई भी चीज जो आपके जीने के अधिकार को छीन रहा है या वंचित करने की संभावना रखता है, उन सारी चीजों को मिला जुला के बनता है। अब आप कहते हैं कि संविधान जो बातें कह रही है और जनता जो उसको समझ रही है, इस बीच में सबसे ज्यादा समस्या आपको आने वाली है। जो लोग सरकार को प्रस्तुत करेंगे समाज में कि कहाँ तक हम ये कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, जो कि सीधा सरकार के खिलाफ में है अगर आप माने तो, लेकिन वह सीधा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। नौकरी भी राइट टू लाइफ से संबंध रखता है, फूड भी राइट टू लाइफ से संबंध रखता है, इंटरेक्शन भी राइट टू लाइफ से संबंध रखता है। इनको पता चला कि दिन भर में 3 बार अगर बात नहीं करें इनसे तो इनका आधा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे, संतरास में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इनके लिए राइट टू लाइफ यही है। इनको केवल इनसे हटा दीजिए, पता चलेगा कि ही लाइफ इज इन डेंजर। तो राइट टू लाइफ को समझना उस परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों को कर सकते हैं। अब संभावना क्या है, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट स्टेट कैन सर्वाइव, प्रेशर भी कितना दूर तक या कितना ज्यादा वो झेल सकता है, या कोई पॉलिसी को लागू करने में वो कहाँ तक लोगों को कन्विंस कर सकता है कि इट इज इन योर इंटरेस्ट। फार्मर बिल्स, अगर आप कहें कि हमने फार्मर्स के हित में काम किया है और फार्मर्स कहने के नहीं हमारे हित में नहीं है, इसलिए हम इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक तरफ एक ओपिनियन है जो कि कह रहा है कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, दूसरा कह रहा है जिनके लिए काम किया जा रहा है वो कह रहा है कि नहीं ये मेरे हित में नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन सफल होगा तो दोनों मान जाएंगे, नहीं होगा तो एक को पीछे होना है, और सबसे पहले पीछे उसको होना चाहिए जो सरकार है। आम जनता को पीछे होने में बहुत समस्या है क्योंकि उसके आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार अगर 2 कानून नहीं भी पास करेगा तो सरकार जिंदा रहेगा।
नहीं, फिर आप डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को पढ़िए कि क्या इंपॉर्टेंस है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को पढ़िए क्या इंपॉर्टेंस है। कोई अपनी हत्या क्यों करना चाहेगा, और उसमें बड़ी संख्या है, कोई एक दो नहीं है, 2-4 लोग रहें, 10 लोग रहें, 1000 लोग रहें, तब तो एक बात है। इन जनरल अगर प्रोटेस्ट है किसी चीज के विषय में, हाँ, वो ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज कैसे नहीं होना चाहिए, कोई उसमें हिंसक तत्व नहीं हो, ऐसी बात नहीं हो कि नहीं करोगे तो फिर मार ही देंगे या पूरा देश जला देंगे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अपनी बात रखते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जस्टिस कैसे सर इसको डील कर सकती है आर्टिकल 21 को? नहीं, देखिए, जस्टिस का भी एक लिमिटेशन है। अगर जस्टिस से आपका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस से आपका मतलब है जुडिशियल एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस, तो वो लिमिटेशन है उसका। अगर राइट टू वोट एक्सरसाइज करते समय, तब तो जुडिशरी कहेगा नहीं इसी को वोट दो। अगर वो डेमोक्रेटिक इश्यूज है जो कि उसके अपने जीवन को परेशान कर सकता है, वैसे मुद्दे पे अगर जुडिशरी कहे कि नहीं सरकार ठीक करे आपको मानना ही पड़ेगा, तो ये जुडिशियल ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक न्याय अगर सही भी देगा तो उसके बाद में 10 न्याय हो सकता है गलत हो। इसीलिए अधिकार अगर इंस्टीट्यूशंस को दिया जाए और वो भी बियॉन्ड रिटन फॉर्म, तो वो कभी भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप एक व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं कि इसने न्याय संगत तरीके से कोई काम किया, लेकिन उस जगह पे दूसरा व्यक्ति आए, इसकी क्या गारंटी है कि वो भी उतना ही ईमानदार हो और उतना ही जनहित में काम करे। इसलिए हमेशा जो रिटन फॉर्म है, जो रूल है, उसी को किया जा सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सरल भाषा में यही है कि अगर कोई आप पॉलिसी बनाते, पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द इंटेंट ऑफ पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। अगर वो जनहित है और जन सहभागिता के आधार पे है, तब तो उसमें समस्या की संभावना कम है। लेकिन अगर कोई थोपा हुआ कानून है, चाहे वो कितना भी आर्टिकुलेट किया जाए, चाहे कितना भी रैशनल हो, उसको मानना जब तक जिसके लिए बना है, अगर वो नहीं मानता है तो उसको मानना मुश्किल है कानून के आधार पे भी, चाहे कितना भी थोपा जाए। और जिस कानून का रेफरेंस आपने दिया, हो सकता है कि सरकार की रुचि भी नहीं हो उसको लागू करने में, कर भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर वो उसकी रुचि भी नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है कि हमने ये किया, उससे जितना पॉलिटिकल गेन हो सकता है, फायदा हो सकता है कि उसका इंटेंट केवल वहीं तक साबित हो। कई सारे कानून बने हैं। अब दहेज प्रथा पे कानून तो बहुत पहले बना हुआ है, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सोसाइटी में? न जनता चाहती है, न सरकार चाहती है, न इनफैक्ट जो लेन देन करने वाला वो भी चाहता है। तो हाउ कैन यू रिलेट दैट? इसलिए कानून जो बनता है, उस कानून की अपनी एक सीमा है। अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करा पाते हो तो सरकार ही कहते हैं। जैसे कि चाइना ने जब हासिल किया, उसको मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता आंदोलन, वो लोग मुक्ति आंदोलन कहते हैं, क्योंकि समाज को भी मुक्त करना है। तो माओ जब बात करते थे, बोलते थे कि सब कुछ के बाद जब हम अधीनता देखते हैं तो और भी अधीनता है पुरुष का महिलाओं पे। तो जब मुक्ति की बात करेंगे तो हर लेवल पे जो मुक्ति बोध है उसको हासिल करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी शादी होगा वो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर होगा, शादी रजिस्टर होने का क्या मतलब है कि स्टेट इज विटनेस टू ए मैरिज। इसका मतलब है कि जैसे ही स्टेट विटनेस है, इसका मतलब है शादी है, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि लीगल रूल अप्लाई करेंगे। जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, होंगे, और अप्लाई होंगे। इसका मतलब है कि द एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि उसको मालूम है कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ आई एम रजिस्टर्ड, और वो कभी भी हम पे हमारे इस रजिस्ट्रेशन को खारिज कर सकता है अगर हम उन चीज़ों का भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो कानून बनाने में जिस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, अगर वो सहमति से बने, सहभागिता से बने और पार्टिसिपेशन से बने, तब तो एक बात है। लेकिन अगर कानून बनाने के लिए कर दिया जाए कि ये मेरा पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ड्रीम है, जैसा कि आमतौर पे पॉलिटिक्स का नेचर बदला है कि आपको कह दिया जाए कि हम ये दे रहे हैं, आप ये पता भी नहीं करते हैं कि वो देने की स्थिति में है या नहीं। मैं बोलूं कि मुझे वोट दीजिए और मैं ये उपलब्ध करा दूंगा, तो नोबडी विल क्वेश्चन कि आप कहाँ से लाओगे। आप अगर इतना बात है तो आप पहले ही करके दिखा देते।
लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चनिंग का बहुत सारा डायमेंशंस है, डिफरेंट लेवल्स पे है, और इसी कारण से जो डेमोक्रेसी मजबूत है वो डेलिबरेटिव है, जो डिस्कशन के आधार पे, डिस्कोर्स के आधार पे, पार्टिसिपेशन के आधार पे बनती है। तो वन वे डेमोक्रेसी है कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया, तो सार्वजनिक अधीनता सदियों तक चलती रहेगी। केवल अगर सुन के और मानने लगे तब तो वैसे ही चलती रहेगी। जैसा कि एंगल्स ने बोला, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर फेमिनिज्म पे या वेमेन पे अगर आप कभी पढ़े होंगे तो एंगल्स ने एक किताब लिखी सबसे पहले, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जिसमें कि फैमिली पे जो उनका सिद्धांत था वो अभी तक जायज़ है, अभी तक माना जाता है। जिसमें उन्होंने कहा कि खाना बदोश जिंदगी से परेशान होकर जब लोगों ने डिसाइड किया होगा कि कहीं एक जगह रहते हैं, और उसमें अगर सेक्स डिवीजन की बात की, विमेन एंड मेन की, तो किसी को एक जगह टिकना है और किसी को काम करना है। तो वो कहते हैं द डिसीजन ऑफ वुमेन टू स्टे एट प्लेस वॉज हिस्टोरिकल डिफीट, रीजन फॉर हिस्टोरिकल डिफीट। एक बार जब उन्होंने निर्णय किया कि मैं यहाँ पर स्थापित हूँ और तुम काम करने जाओ, ये उनका ऐतिहासिक हार है, क्योंकि उसके बाद तुरंत उनको पता चल गया कि ये जो 4 वॉल्स ऑफ होम है उनके लिए एक केज की तरह है, एक बंधन की तरह है। वहां से तब पहले तो था कि आप देखभाल करें, अब है कि आप निकल नहीं सकते हैं, तीसरा आया कि आप अपनी विचार नहीं रख सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टोटल ने बोला था एक समय में कि जो पॉलिटिकल राइट्स वेमेन को भी नहीं मिलना चाहिए, स्लेव को भी नहीं मिलना चाहिए, राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मत अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। वो दो प्रॉपर्टी के जो 2 हिस्से हैं, एक जीवित और एक निर्जीव प्रॉपर्टी, तो वो जीवित प्रॉपर्टी है जैसा स्लेव होते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सोसाइटी का अपना सोच है, डिस्कोर्स है, वो समय समय पे खंडित हुए हैं जब लोगों ने उसके प्रति सवाल उठाया है। तब देखिए कोई डिवीजन जो है मैन और वेमेन का, ये मैन मेड क्रिएशन है। इसमें बायोलॉजी का कोई योगदान नहीं है, इसमें साइंस का कोई योगदान नहीं है। इसमें केवल योगदान किसका है? तो सोशल प्रैक्टिसेस का है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके आधार पे है। जिस समाज ने इसको खंडित किया है वो समाज आगे बढ़ा है। जब चाइनीज प्रोवर्ब कहता है वेमेन होल्ड हाफ द स्काई, आधा आसमान जो है वो महिलाओं ने संभाल के रखा है, तो ये वाकई में सच है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। वो जिस समय लोग गाना गाते थे कोमल है कमजोर नहीं, उसका मतलब यही था कि केवल ये कह देने से कि भाई महिलाएं जो हैं वो कोमल हैं, कमजोर हैं, वो काम नहीं कर सकती, ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने प्रूव किया है। आप अगर आसपास में देखें तो आपको लगेगा, आपने बहुत अच्छी बात कही इसमें, अगर आप अपने घर का अध्ययन करें, फैमिली का अध्ययन करें, तो जो व्यक्ति 24/7 काम करता है और मैटरनिटी से लेकर खाना बनाने से लेकर पूरा घर का देखभाल करने से लेकर, वो कमजोर कैसे हो सकता है? जो केवल जाता है 10 बजे और 4 बजे या 5 बजे तक नौकरी करके आता है, पता नहीं क्या करता है, कितना काम करता है, या अपने ऑफिस के लिए निकम्मा है, केवल यही उसकी है कि जितना देर रहता है उसका तनख्वाह मिलता है, तो क्या उससे वो मजबूत हो जाएगा? What kind of science, what kind of understanding, what kind of reasoning? ये शक के दायरे में है। लेकिन ये क्यों प्रभावी है? क्योंकि विमेन का जो पहला परसेप्शन था या पहला जो क्वेश्चन था कि जो अभी तक का इतिहास है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट हिज स्टोरी। उसने लिखा है, अपने लिए लिखा है, अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए लिखा है। अब जरूरी है कि हर स्टोरी लिखा जाए, जो कि इतने दबे हुए स्थिति में भी इंडियन वुमेन ने 1970 के दशक में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम पढ़े लिखे थे, हम डॉक्टर हो सकते थे, हम इंजीनियर हो सकते थे, हम ये काम कर सकते थे, लेकिन इन द नेम ऑफ फैमिली मेकिंग आई वाज फोर्स्ड टू स्टे इन हाउस एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। वही बहुत डेयरिंग काम था जिन्होंने लिखा, और उसके बाद से फेमिनिज्म का हिस्ट्री शुरू हुआ। तो आप इक्वालिटी के बेस पे लास्ट एक वर्ड बोलकर मैरिज का डेफिनेशन ईस्ट और वेस्ट में केवल फर्क समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का कारण क्या है और वहाँ पे क्यों कम है। वहाँ भी है लेकिन क्यों कम है। मैरिज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये है
क्या है, सात फेरे का मतलब सातों जन्म का रिश्ता है, इस तरह से लोग कहते हैं, ठीक है। और जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। बस आप सवाल मत पूछिए, तब ये रिश्ता ठीक है। जन्मों जन्मांतर का है, स्त्री का जो स्थिति है पवित्र है, सबसे पवित्र है, ये सब चीज तभी तक है जब तक आप सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे ही बहन भाई से बोलेगी इसमें इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है, तो देखो भाई का गुस्सा कितना होता है, पिताजी कैसे गुस्सा हो जाते हैं, सब जो संबंध है कैसे खत्म हो जाता है। तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। सत्ता और अर्थ दोनों कैसे समायोजित करके और विचारों को आगे बढ़ाता है, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। वेस्ट में क्या है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है भी, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो ईस्ट में कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, nobody will interfere। वहां कहता है कि नहीं, the moment you become injustice friendly somebody will interfere, rule of law will interfere। तो डिफरेंस यहाँ पे है, थॉट में है। ये पार्टनर के तरह नहीं है, पार्टनरशिप वाला नहीं है। बेटा सवाल कर सकता है बाप से, लेकिन बेटी सवाल नहीं कर सकती है। क्यों? कर सकती है, करने देते हो, बड़ी बात है। उदाहरण के लिए बहुत बड़े बड़े घर में भी, या घर का उससे कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप 10 फैमिली का आप अध्ययन करने जाकर तो आपको पता चलेगा कि ये चीज है। आप डे 1 से उसको कहना शुरू करते हैं। अभी पता नहीं, अभी तो सिचुएशन थोड़ा बदला है, बिहार में कितना बदला है ये मालूम नहीं, लेकिन देश में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है कि अब लोग बेटी को काम करने के लिए पढ़ाते हैं। IAS बने, IPS बने, तमाम तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम करने के लिए लोग पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाते थे लोग शादी करने के लिए, कि अब पढ़ी लिखी लड़की चाहिए लड़कों को, इसलिए लड़कियों को पढ़ाया जाता, अभी हम कर सकते हैं। लेकिन नाउ द थिंग्स हैव चेंज कि अब वो इंडिपेंडेंट हो सकती है। और इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ लीजिए, इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि यू हैव राइट टू मेक योर चॉइस पब्लिक, कि मेरा चॉइस क्या है। जब आपके पास इकोनॉमिक राइट नहीं है, इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं है, तो आप उन चीजों को नहीं बोल सकते हैं।